बच्चे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें। बेटा आपको आवाज आ रही है क्लियरली, काइंडली कंफर्म करें। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें मैसेज करके। बेटा काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी बेटा, जी आवाज आ रही है, ठीक है, क्लियर आवाज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। होगा। अच्छा, क्वेश्चन दिए हुए थे बेटा जी। एग्जाम्पल्स आप कर रहे थे 17.9 के अलावा एग्जाम्पल्स कौन कौन सी थी? 7, 8, 9 भी था, लेकिन वो उसमें मसाइल हैं तो होंगे। हमने सिंपल एनपीवी स्टार्ट की। सिंपल एनपीवी में हमने डिस्कस किया था एनपीवी से क्या मुराद है। तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही पढ़ा था हमने। और हमने कहा था एनपीवी पॉजिटिव भी आ सकती है, एनपीवी नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, ये हमने एनपीवी हमारा, मेरा ख्याल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव या लर्निंग आउटकम 3 है शायद। चेक कर लेना 3 है कि 4 है, मेरा लर्निंग आउटकम 4 है, यानी चौथा सब टॉपिक है इसमें। तो सिंपल एनपीवी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने या एनपीवी का आंसर जो है वो ये शो करता है। अगर तो पॉजिटिव में है तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, अदरवाइज कम हो। हमने कहा था एनपीवी में 3 तरह के कैश फ्लोस यूज नहीं होते। एनपीवी में 2 तरह के कैश फ्लोज यूज होते हैं। 2 तरह के कौन से यूज होते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यूज होते हैं एनपीवी। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक रेगुलर इनकम और एक्सपेंसेस से है। एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस जो कैश में पे होने वाले हैं, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आती है, ये एनपीवी में काउंट होगा। उसके बाद हमने कहा था इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। ये बेटा वो खामोश हो जाए बेटा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक बैलेंस शीट की एसेट साइड से रिलेटेड है। एसेट्स एसेट्स बाय करेंगे या सेल करेंगे, वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में आएगा। उसके अलावा शेयर्स या डेट से रिलेटेड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है। बैलेंस शीट में इक्विटी और जो डेट होता है, ये मैंने कहा था ये एनपीवी में कंसिडर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि ये जो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हैं, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट होता है उसकी कैलकुलेशन में यूज होता है। वो कैसे होता है वो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि एनपीवी में डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर तो इदारे का एक प्रोजेक्ट है तो पॉजिटिव एनपीवी गो फॉर प्रोजेक्ट, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो आपने उनमें से वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है विच हैज हाईएस्ट पॉजिटिव एन। ये कर ली थी बातें डिस्कस। अच्छा, एग्जाम्पल 17.6 से लेकर 9 तक थी। तो अब आप मसले मसाइल बताएं, फिर मैं 17.9 को डिस्कस कर लेता हूँ। है कोई जी इशू, कोई मिस्टेक, कोई मसला मसाइल 17.6 में, 7 में, 8 में? जी
कोई मसले मसाइल बच्चों? ठीक है, आसान है। आई कैप की भी एंड में कोई एक दो होंगी, तो अब आपने आई कैप की बुक को फिर कंसल्ट, जितनी आई कैप की बुक की एग्जांपल है वो मैंने इसमें शामिल कर ली है, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। बाकी मैं तो एक एक दो दो एग्जांपल करवाने का कायल हूँ। बच्चे ना अब ये पूछते हैं सर और प्रैक्टिस चाहिए, तो जिस वजह से फिर मैंने जरूरत से ज्यादा एग्जांपल रखी हुई हैं। ये जरूरत से ज्यादा है, एक एक दो दो की हैं वो भी सफिशिएंट होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम ना हो बाद में रिवीजन के वक्त, तो आप इनमें से कोई एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा जो आई की स्टडी टेक्स्ट में से कॉपी की गई है। ठीक है बेटा, समझ आती है बात? क्योंकि जब पहली दफा कर रहे होते हैं तो हम तो 25 एग्जांपल भी कर लें, मसला पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिवीजन। टाइम इफेक्टिव तैयारी होनी चाहिए ना, तो 25 में से 25 नहीं करनी, वो आप देख लीजिएगा, आई कैप की कर लें या जो आपको मुश्किल लगे कर लें, सिलेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन एक दफा सारी करना जरूरी है। आपके एतमाद बढ़ेगा, और आपको आपको कहीं पे कोई एम्बिगुइटी है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चले जी आगे। अच्छा जी, 17.9 में उसने क्या पूछा है? जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी एग्जाम्पल में, पता नहीं अब है कि नहीं है नजर। हाँ, चलो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज आवाम कम है जी, बताएं बेटा कोई मसले मसाइल आपको किसी एग्जाम्पल में। मैं वैसे 17.9 पे आता हूँ। चले जी 17.9 पे कहता है, हमेशा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स या एट द एंड ऑफ 3 इयर्स का मतलब एक ही है। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स का मतलब एंड ऑफ ईयर 3 बराबर है। आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, और जो आपका रेट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट है वो 10% है। आपने कंपाउंडिंग की मदद से यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा के प्रोजेक्ट की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एंड पे। और कहता है बताओ फ्यूचर वैल्यू की बेस पे, फ्यूचर वैल्यू की बेस पे बताओ कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप कंपाउंडिंग वाले तरीके से डिसीजन मेकिंग करें, जो कि मैं नहीं करता, आई कैप ने एक सवाल में दिया तो मैं करवा रहा हूँ, हम ज्यादातर डिसीजन मेकिंग ये करते हैं कि तमाम कैश फ्लोज को पीछे डिस्काउंट करके जीरो पे लाते हैं। अब मुझे तमाम कैश फ्लोज को फॉरवर्ड आगे लेके जाना पड़ेगा ईयर। समझ आ रही है? तो प्रोजेक्ट का डाटा क्या दिया हुआ है? कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है। ये इनफ्लो होगी आउटफ्लो होगी? ये इनिशियल का मतलब जीरो पे, जीरो पे जो इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो ये माइनस में आएगी, ये आउटफ्लो होगा। ठीक है, जीरो पे है। आगे वो कहता है एनुअल कैश फ्लोज, क्योंकि ये रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करके, तो ये माइनस की और डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले पहले ये कैश, मैं इनको इग्नोर कर दूंगा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके जो मेरे पास बचेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। ऊपर ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। ठीक है, पहले हमने कंपाउंडिंग से सॉल्व करना है, फिर बी पार्ट में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालकर या एनपीवी निकालकर डिस्काउंटिंग की मदद से सॉल्व करना है, और ये एडवाइस करना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो जो आई कैप का सोल्यूशन अवेलेबल है वो थोड़ा सा अच्छा है। मैं इसका सोल्यूशन ऐसे करूंगा कि पहले टाइमलाइन बना लूंगा, आप लोग देख, फिर आप उस पर नोट कर लीजिएगा या ये फाइल मिल जाती है आपको। हाँ जी, हम किस मेथड से कर रहे हैं? कंपाउंडिंग में तमाम कैश फ्लोज को खींच के आगे लेके जाते हैं, और किस साल के एंड पे लेके जाना है तमाम को? तो जीरो पे इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, उसके बाद 10,000 का पॉजिटिव इनफ्लो, 20,000 का पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने इसको आपने इनको कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे कितने साल आगे जाना है? जीरो पे वो है, तो 1 पीरियड, 2 पीरियड और 3 पीरियड। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे और N3 लेंगे।
ठीक है, तमाम कैश फ्लोज को पकड़ के 3 पे लेके जाना है जी। इसको कितने साल आगे लेके जाना है? ये 2 ईयर्स आगे जाएगा। इसको 1 साल आगे जाना है। और ये जो 42,000 है इसको आगे ले जाने की जरूरत, ये तो पहले ही ईयर 3 पे अवेलेबल है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? तो मैं अगर इस टाइमलाइन को परफॉर्म करूं तो फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है कंपाउंडिंग, और ये आपको फॉर्मूला 3 4 जितनी दफा लगाना पड़ेगा। तो -50,000 की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 50,000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेज पर 3, तो माइनस में 66,000 कितना है? 550। ये सॉरी 66,550। अच्छा, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई, माइनस में है वो। अच्छा, अगली फ्यूचर वैल्यू इसकी निकालें 10,000 की। और ये 2 साल कितना है? 12100। अच्छा, इसके बाद हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 20,000। 1 साल आगे तो ये 22,000 आ जाएगा शायद, ऐसे ही है। और आखिरी वाला जो है इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप निकालेंगे भी तो रेस पर 0 से निकालने का वैसे फायदा कोई, तो वो 42 ही लिख है। फॉर्मूला अप्लाई करके टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉजिटिव है इनका टोटल करें 76, और इसमें से ये माइनस कर लें। नेगेटिव है पॉजिटिव है? यानी मैंने सारी कैश फ्लोस को फ्यूचर वैल्यू पे ले गया हूँ। अब मैंने से डिसीजन ले लिया है, यानी फ्यूचर इनफ्लो है 76,000 रुपए के, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कितनी है फ्यूचर वैल्यू बेसिस पर 66,000। तो क्या ये प्रोजेक्ट वायबल है? तो अगर हम वो कंपाउंडिंग यानी फ्यूचर वैल्यू वाली अप्रोच अपनाएं, तो क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लोज is more than future value of your investment, तो project should be undertaken। तो वो जो मेरे नोट्स में सॉल्यूशन पहले कॉपी है वो आई कैप की बुक से है, उस वक्त तो मैंने कॉपी कर लिया, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। बाद में फिर मैं क्लास में करवाया तो ये सॉल्यूशन जरा आसान है जो हम कर रहे हैं। ये किस मेथड से डिसीजन मेकिंग हो रही है? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट के तमाम कैश फ्लोज को कैरी फॉरवर्ड करके एक पॉइंट इन टाइम पर ले जाते हैं, और ये ज्यादा रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ज्यादा फेमस अप्रोच नहीं है। जी समझ आ रही है आपको? कोई मसला मसाइल? दूसरा पार्ट तो सारे बच्चों ने कर लिया होगा, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करना है। मसला तीसरे पार्ट में आता है बच्चों को। हाँ जी, ये पार्ट ए था इसका। एग्जाम्पल 17 बी पार्ट का सोल्यूशन वहां ठीक है नोट्स में, और सी का भी ठीक है। बी पार्ट में आपने किस मेथड से डिसीजन मेकिंग करनी है? डिस्काउंटिंग, यानी अब मैं तमाम कैश फ्लोज को तो मिलाऊंगा जो कि फेमस वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो -50,000 की इन्वेस्टमेंट 1 2 3 जी क्या था? 10,000 20 और 42। अब इसको मैंने 0 पे लाना है तमाम। डिस्काउंटिंग में तमाम फ्यूचर कैश फ्लो की पीवी कैलकुलेट की जाती है, तो मेरा ख्याल है यहाँ 1 पीरियड की पीवी होगी एंड 2 पीरियड्स की पीवी
3 पीरियड्स की पी आर 10% है, बस अब आप आगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। टाइमलाइन इज प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस। सोल्यूशन में ये नहीं बनाएगी क्योंकि वहां पे टाइमलाइन बनाने में फॉर्मेटिंग में टाइम बहुत ज़ाया होता है। कॉपी पे जरा समझाना आसान है, तो बात समझ ना आए वो आप पूछ लें। कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है अक्ल का इस्तेमाल करें और आप देखें कि पहले मेथड में और दूसरे में क्या फर्क है। हमें कैसे पता चलेगा डिसीजन मेकिंग ऐसे करनी है या नीचे वाले तरीके से। अगर साइलेंट हो तो कौन सा मेथड से डिसीजन मेकिंग होती है? डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग जब तक खुद ना कह दे कि कंपाउंडिंग वाले तरीके से करें, यानी ये जो आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इसको कंपाउंडिंग के तरीके से भी डिसाइड किया जा सकता है। हम कंपाउंडिंग से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग से करेंगे। अच्छा आगे चलें। तो अब आपने वो पीवी का फॉर्मूला लगाया होगा बार बार, मैं फिगर्स पुट कर रहा हूँ कि आपने आ, वो बताना है। तो 10,000 की पी माइनस 9091 पॉजिटिव है। अच्छा सेकेंड ईयर की पीवी 1629 और तीसरी जो है 42,000 की 1,555 नहीं इसका टोटल कर लें 57। ये जो आंसर आया है ये आपकी पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है। पता कैसे चला ये इनफ्लोज की पीवी है? ये पॉजिटिव फिगर्स के लिए है ना मैंने भी। इसमें से इन्वेस्टमेंट क्योंकि पहले ही जीरो पे दी हुई है, इसमें से आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेस करनी। तो ये एनपीवी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? और ये जो फ्यूचर वैल्यू का नेट था इसको कहते हैं नेट फ्यूचर वैल्यू, मतलब नेट फ्यूचर वैल्यू थी ये 9550। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये भी जवाब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है अगर एक प्रोजेक्ट ने एक्सेप्ट होना है तो वो चाहे कंपाउंडिंग के मेथड से करें चाहे डिसीजन मेकिंग डिस्काउंटिंग से करें, प्रोजेक्ट ने क्या होना होगा, एक्सेप्ट ही होना होगा। तो यहाँ डिसीजन होगा कंपनी शुड अंडरटेक या परफॉर्म द प्रोजेक्ट, शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सी पार्ट में कहता है ये जो आंसर आया ना इनको जरा मैच तो करो, आपस में टैली करो, जरा रिकंसाइल होते हैं। फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर आया था उसको पकड़ के निकालो, आंसर को पकड़ के फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, देखो टैली करते हैं। सी पार्ट में वो कहते हैं इनको रिकंसाइल करो एक पॉइंट पे लाके। ये फ्यूचर वैल्यू है और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। यानी जब मैंने कंपाउंडिंग वाले तरीके से किया था, कौन से तरीके से किया था, तो मेरा आंसर है 9। और जब मैंने डिस्काउंटिंग वाले तरीके से किया तो मेरा आंसर है 7,1। क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है तो आंसर सेम नहीं आ सकता। अब अगर आपने इन दोनों को रिकंसाइल करना हो कि ये सही है कि नहीं, रिकंसाइल करना हो तो दो तरीके हैं, या इसको पकड़ के पीछे ले आए या पीवी को पकड़ के आगे ले जाए, वो आंसर से मैच करना है, उसको नहीं छेड़ना। अगर आप फ्यूचर वैल्यू को पकड़ के पीछे ला रहे हैं ना तो ये 7175 को छेड़ना नहीं, ये वैसे ही रहने देना है। ये जो पीछे आंसर ला रहे होंगे वो भी 7175 होना चाहिए। जरा ये सिंपल वन है ना, वन टाइम जरा निकालो पीवी या एफवी जो आप निकालना चाहते हो। मैं जरा पीवी निकाल लेता हूँ इसकी, ताकि मैं टैली करके देख सकूं मेरा वही जवाब आता है।
तो 9550 की फ्यूचर वैल्यू है इंटू 1 + 0.10 रेज पर -3 करें तो वो आंसर वही आना चाहिए ऊपर लिखा हुआ है, वही आंसर सेम आना चाहिए। रिकंसाइल कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग मेथड का आंसर और डिस्काउंटिंग मेथड का आंसर भी मैच करते हैं अगर उनका टाइम सेम कर दे। पता चला ये मैंने क्या किया है, मैं एक आंसर को दूसरे आंसर के लेवल पे लेके जा रहा हूँ, दूसरे आंसर से मैच करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा, आई कैप चाह रहा है कि आपको ये बता दें कि कंपाउंडिंग से करो या डिस्काउंटिंग से, अल्टीमेट आंसर अगर आप आगे पीछे कर दें आंसर्स को। अगर मैं पकड़ के इसको लेके जाता आगे तो फिर आंसर पता है किससे मैच करता, 9550 से मैच कर रहा, या पीवी को खींच के आगे ले जाए ताकि टैली हो सके। ये रिक्वायरमेंट नहीं है फेमस, ये तो बस उसने सवाल में बना दिया है। कंपाउंडिंग से भी सोल्यूशन करो, डिस्काउंटिंग से भी करो, और आपने दोनों आंसर को आपस में मैंने 9550 को पकड़ के जब पीछे चेक किया तो मेरा वाकई आंसर 71755 आएगा या करीब आएगा। हट के सवाल है ये, थोड़ा सा हट के है, लेकिन अगर हमने क्लास में कर लिया तो ठीक है, जो बच्चा घर में कर रहा होगा और आई कैप के तरीके से करेगा तो वो खपता रहेगा। तो आई कैप जो अपने सॉल्यूशन करता है वो टीचर्स के लिए करता है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बच्चे समझ लेते, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। ये क्वेश्चन करना है जी अब हम। ये नोट्स में होगा, नोट्स में आगे जाके क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा होगा, मतलब जहाँ ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा वहाँ एमसीक्यू भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। देखें है मिला क्वेश्चन 1 पेज 349, वो नीचे एक नंबरिंग हुई है कंप्यूटर से, तो पेज 349 पे है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस उसने आइटम जरा डिटेल से दे। पेज 349 पे, या पेज नंबर तो आगे पीछे हो सकता है, आप जरा ये क्वेश्चन देख लें। है सबके पास क्वेश्चन? तो नोट्स आपके पास या हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जो भी है, क्योंकि ये सवाल वैसे पिछली दफा के नोट्स अगर किसी को मिल जाए सॉफ्ट में तो उसमें भी था, तो ऐसा जो अंदर चैप्टर के अंदर कंटेंट है वो चेंज हुआ है। कहता है एनपीवी कैलकुलेट करें और डिसीजन नहीं मांगा, और नहीं तो आगे लिखता एंड एडवाइस। आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, एनपीवी। कहता है कॉन्टो कंपनीज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन। ये देखें, कंपनी एक फिक्स्ड एसेट पर नॉन करंट एसेट परचेज करना चाह रही है, दैट वुड बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी उससे एक नई प्रोडक्ट बनाएगी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सेंटर। प्रोडक्शन सेंटर फैक्ट्री को कहते हैं। कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में एक नया प्लांट लाकर उससे नई प्रोडक्ट बनाना चाह रही है। तो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के लिए जो नया प्लांट लेके आ रहे हैं, दैट न्यू प्लांट इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट की और मशीन की दोनों की जो इकोनॉमिक लाइफ है यानी बेनिफिट लाइफ है, प्रोडक्ट से और से कितने साल का फायदा है, यानी 4 साल प्रोडक्ट बना बना के हम बेच सकते हैं। तो आपने जो एनपीवी का टेबल बनाना है वो 0 से लेकर 4 तक बनाना है। अब आपको ये एस्टिमेटेड डाटा दिया हुआ है, सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, और यूनिट्स दी हैं। तो ये जो सेल और वेरिएबल कॉस्ट है, इससे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या निकलेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एनुअल नेचर के होते हैं, और वो इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट की आइटम जितनी भी होती है ना, जो कभी आपने इनकम स्टेटमेंट में जितनी इनकम और एक्सपेंस देखे हैं कभी, वो सारे आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में आएंगे, और मैं पहले लिखूंगा ये। आगे चलें, वो कहता है इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज एट ऑल इन फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स कॉस्ट में कोई इजाफा या कोई कमी, कोई चीज नहीं आएगी, ठीक है। एक्सेप्ट आपकी नई मशीन की क्या आएगी, मैंने आपसे कहा था एनपीवी में प्रॉफिट यूज होता है या कैश फ्लो, और कैश फ्लोस पर्पस के लिए डेप्रीसिएशन रेलेवेंट, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसका क्या करना है, डू नथिंग, एड बैक तब करते हैं जब लेस की हो। देखो बेटा ये बात समझ लो गौर से, ये आपने जो बात की है वो क्या है, जब मैं सेल में से खुद कॉस्ट माइनस कर रहा हूं ना तो मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दूंगा। हाँ मैं प्रॉफिट को पकड़ के, प्रॉफिट कैलकुलेटेड प्रॉफिट को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना कैश फ्लोज में, देन मुझे डिडक्टेड डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो मैंने तो डेप्रिसिएशन को लेस ही नहीं करना, क्योंकि मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो डेप्रिसिएशन से पाक रखूंगा। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आई? कैलकुलेशन में और कन्वर्जन में फर्क है। क्या कह रहा हूं, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और कैश बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके सेल में से सारे एक्सपेंस माइनस करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे कैश फ्लोज निकल आएंगे। नहीं तो कान घुमा के भी पकड़ सकता हूँ। कान घुमा के पकड़ने का क्या तरीका है कि सेल में से कॉस्ट हर तरह की लेस करूं, डेप्रिसिएशन भी लेस करूं, प्रॉफिट निकालूं, फिर प्रॉफिट में ऐड बैक करूं। ये कितने नफलों का स्वभाव है कि मैं डेप्रिसिएशन को पहले लेस करूं बाद में ऐड बैक। तो मैं जो बातें कर, आप अगर देखें, एक तरीका क्या है, मैं वैसे बता रहा हूँ, एक तरीका ये है कि मैं सेल रेवेन्यू में से सारी वो कॉस्ट लेस करूं जो कैश वाली, डेप्रिसिएशन वगैरह ना लेस करूं, ये मेरे पास आ जाएंगे कैश। अच्छा एक तरीका ये है कि मुझे प्रॉफिट गिवन हो, क्या गिवन हो, देन अब मैं मजबूर, प्रॉफिट तो नहीं लेना मैंने, अब ये जो प्रॉफिट गिवन है इसको कैश फ्लोज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, देन मैं कैश पे आऊंगा। इसके लिए सेल वगैरह नहीं दी होगी, डायरेक्ट प्रॉफिट दिया होगा निकाल के, तो यह प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। इधर आप प्रॉफिट को कैश फ्लोज में कन्वर्ट नहीं कर रहे बल्कि खुद कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन को छोड़ दें, आपको चाहिए। बेटा समझ आ रही है आपको, क्या बात समझ आ रही है मेरी? जब मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन नहीं पिक करूंगा, नॉन कैश। जब मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसने डेप्रिसिएशन लेस करके दे दिया है, अब मैंने प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करना है, कैश फ्लो। ठीक है, एक तीसरा तरीका है लेकिन वो गंदा तरीका है। वो गंदा तरीका क्या है, मैं सेल में से पहले वो फिर ये सारी कॉस्ट शॉस्ट लेस करूं, डेप्रीसिएशन भी लेस करूं, खुद कैलकुलेट करते हैं। मैं खुद पहले क्या निकालूं, प्रॉफिट निकालूं, फिर मैं इसमें ऐड बैक क्या कर दूं। तो कान को घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है, पहले लेस कर रहे हैं डेप्रीसिएशन बाद में ऐड बैक, तो ये तरीका नहीं करना। आपके दो ही, when we are calculating the cash flows, ignore depreciation, when profit is given, तो मैं फिर वो तो मजबूर हूँ, प्रॉफिट में तो लेस हो चुकी है, तो लेस जो प्रॉफिट में से हो चुकी है आपने उसको कैंसल आउट करने के लिए क्या करनी, ऐड बैक। समझ आ गई है? सिर्फ कैश वाले लेस करेंगे खर्चे, जी बिल्कुल। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने कोई नॉन कैश एक्सपेंस लेस ही नहीं करना सेल में से, अगर आपने कर दिया तो वो फिर वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नहीं निकले। तो सेल से सारे वो खर्चे लेस करने हैं जो कैश में पे होने वाले होते हैं, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस आपने सेल रेवेन्यू में से माइनस नहीं करना। किस किस को मेरी बातें ये समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा है? व्हाट अबाउट डेप्रीसिएशन, क्या इस सवाल में मुझे डेप्रीसिएशन को सेल में से माइनस करना है? तो जवाब है नो। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत है लेस करके ऐड बैक करने की,
हाँ, कब एड बैक करना मस्ट है, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, तो वो तो फिर उसने एग्जामिनर ने लेस करके देगी ना डेप्रिसिएशन। अब वो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं एड बैक करने पे मजबूर। इज इट क्लियर? समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। अच्छा जी, नई मशीन की कॉस्ट कितनी है? 440। नई मशीन की लाइफ कितनी है? अगर डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती या जरूरत पड़ती तो मैं स्ट्रेट लाइन से निकाल लेता, लेकिन जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन लेस नहीं करनी है, तो रेजिजुअल वैल्यू कोई नहीं है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए दिया होता है, ठीक है। आपने क्या निकालनी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने प्रॉपर एक टेबल बनाना है, टेबल में पहले इनकम स्टेटमेंट की तरह सेल माइनस हर एक्सपेंस करना है, ठीक है। तो सेल माइनस हर एक्सपेंस तो करेगी, टेबल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, यानी अब इसने फैलना है, अब ये टेबल ने फैलना है, तो हेडिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू साथ साथ फॉलो करें टेबल। पहले बनाए हेडिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% है 9%, अच्छा 9%, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 9%। बहुत ज्यादा लेंथी टेबल नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन जरा सिंपल है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो का आंसर शीट जो आपकी होती है ना, पूरे तकरीबन एक पेज का टेबल बनता है। तो इसमें कॉलम बनते हैं 1 2 3 4। ये वाले कॉलम की विड्थ जरा कम होगी क्योंकि यहाँ ये ज्यादा चौड़ा होगा, ये यहाँ से 0 1 2 3 और 4। चलिए फॉर्मल टेबल की कॉलम शॉलम बनाए और सिंपल फिगर्स को कैलकुलेटर पर ही निकाल लेंगे। लाइन आइटम लिखना या उसकी कैलकुलेशन शो करना, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए आपने कैलकुलेटर से कर ले। और पहले सारी लिखनी है जो एनुअल नेचर की इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है, कौन सी? जो इनकम स्टेटमेंट से पर्टेन कर रही है। तो अब आप यहाँ पे एनुअल सेल्स रेवेन्यू, टाइमलाइन के अजम्पशन के मुताबिक। कौन से अजम्पशन के मुताबिक? पहला सेल रेवेन्यू 0 से आना है 1 से आना है? मैंने रूल बताया था, साइलेंट हो तो पहला सेल रेवेन्यू 1 से आएगा, ठीक है। वो हम कैलकुलेटर पे निकाल के लिखेंगे, अभी मैं जरा डॉट लगा रहा हूँ ताकि आपको कहाँ से ये ना देखिएगा, जीरो वाला कॉलम फिर इन्वेस्टमेंट्स जब मैं लिखने लगूंगा तब आएगा। एनुअल से माइनस करना है आपने, और एनुअल एक्सपेंस एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, एक किस्म की इनकम स्टेटमेंट टाइप फॉर्मेट बन रहा है। तो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, और ये कैश में होने वाली कॉस्ट होंगी अगर उसने नहीं बताया हुआ कुछ, तो ये जब आप लेस करें तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन, ये अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन ये कहाँ पे आएगी? जीरो पे। अगर इसकी स्क्रैप वैल्यू दी होती, स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू अगर दी होती तो वो मशीन की अभी की नहीं होती, वो एट द एंड ऑफ लाइफ फिर वो मैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को आखिरी साल में लिखता, लेकिन अभी नहीं है, डैश नहीं है, ठीक है। तो अब आपने डिस्काउंट 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 9%, वो लिखेंगे 1.09 पर -1 -2, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये ऊपर जो मैंने फिगर्स लिखी थी वो फ्यूचर वैल्यू,
आखिर रो में लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यूज। तो टेबल मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बाकी आप और भी किसी तरह से आसान टेबल हो तो आप बना सकते। फॉर्मेट की वैसे कैद कोई नहीं है, सिर्फ कैद है सीक्वेंस की, सीक्वेंस की कैद है। ये जो मैं आइटम्स नहीं लिख रहा, इनमें सीक्वेंस की कैद है। पहले ऑपरेटिंग के बाद में इन्वेस्टिंग। चलो लिखो एनुअल सेल, पकड़ें कैलकुलेटर और बिस्मिल्लाह करें। जी आवाज नहीं आ रही बेटा, काइंडली कंफर्म करें। आप जरा प्लीज कंफर्म करें आवाज आ रही है। तो बच्चे सही आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है। चलो भाई चलो, अब सेल रेवेन्यू कैसे आता है सबको पता है, कैलकुलेटर पर सेल प्राइस पर यूनिट जो दी हुई है मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स। चलो भाई कैलकुलेटर पे ही करना है डायरेक्ट। सेल प्राइस है 8 रुपीज इंटू 30,000। हाँ जी, सेल प्राइस 8 रुपीज, हर साल की डिफरेंट है सेल प्राइस। 8 रुपीज इंटू 30,000, तो मेरा ख्याल है 2,40,000। क्योंकि बहुत सिंपल है तो कैलकुलेटर पे करें, लिखने की यहाँ पे एक चारों पांचों साल की लिखने में बड़ी खींच पक जाएगी, डायरेक्ट कैलकुलेटर बस। नेक्स्ट आ जाए, 9 रुपीज इंटू 40,000 यूनिट्स, 3,60,000 सेल रेवेन्यू। नेक्स्ट, 10 रुपीज की सेल प्राइस इंटू 50,000, 5 लाख। नेक्स्ट, 10 रुपीज इंटू 20,000, तो ये आपने कैलकुलेटर पे सेल प्राइस इंटू सेल यूनिट्स कर लिया। ये भी लिखना जरूरी नहीं है। करें जी वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी यही करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू सेल यूनिट्स। तो 4 रुपीज पर यूनिट है, 4 इंटू 30 मेरा ख्याल है 120। आगे अभी हमने थोड़ी देर पहले वो नॉर्मल सवाल रेवेन्यू माइनस, तो 9 इंटू नहीं नहीं सॉरी 9 नहीं करना, 4.5 इंटू, तो ये 180 आता है शायद जी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो शॉर्ट है ना क्वेश्चन, लेकिन पेपर में नहीं कर सके। ठीक है, अभी तो आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन से या डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं जी। तीसरा साल का क्या है जी? 5 इंटू 50, 250 वेरिएबल कॉस्ट, और आखिरी साल की वेरिएबल कॉस्ट है 5.5 इंटू दिस, तो 110। लें जी माइनस करें तो 90,000 शायद, 250, 180, 120। ले जी ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हर साल के आ गए। इनकी 9% पे ये पीवी चल रही है। अब ये नीचे मैंने इसकी एक 20 की, एक 80 की पीवी, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी मशीन में? 440। तो ये जो जीरो वाली फिगर होती है इसकी पीवी चाहे ना भी कैलकुलेट करें, डायरेक्ट 440 लिखें बस। हाँ नेक्स्ट, ये पीवीज कैलकुलेट करें सारी। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 रेस पर -1। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीवी निकाल रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 1,20,000 फ्यूचर वैल्यू है, और ये 1 + r रेस पर माइनस लिखा हुआ। चलो भाई चलो जवानों बताएं जरा प्लीज मुझे। 11,009 151
02 151502 ऐसा ही है। नेक्स्ट 19193046 जी 75 तो आप कैलकुलेटर पे ये जो पॉजिटिव वाली हैं वो ऐड अप कर लें। एनपीवी का ये फॉर्मूला होता है। तो इन्वेस्टमेंट की पीवी तो 4,40,000 है। इन सब का टोटल आपको खुद करना पड़ेगा 391। चलो कुछ लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनकी पेपर में स्पीड नहीं होती, और जो खुद करते हैं वो फिर थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बन जाती। तो ये टेबल अब फैलना है, बस और कुछ होना है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस एक लेआउट आपको समझाने के लिए कि जो एनुअल आइटम होंगी एनुअल नेचर वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में आएगी। इन्वेस्टिंग में कोई एसेट परचेज और उसकी सेल आएगी, बस ये इन्वेस्टिंग नहीं होते, ज्यादा ज्यादा होता ही ऊपर सारी स्टोरी होती है ऑपरेटिंग। यानी अगर आपको पेपर में तुक्का लगाना पड़े, किसी आइटम के बारे में डाउट हो रहा हो कि ये क्या है, ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है, तो उसको किसमें क्लासिफाई कर दें अगर वो एनुअल नेचर की है। कोई भी आइटम जो एनुअल नेचर की है और आपको गैस करना पड़े वो ऑपरेटिंग में आ जाएगी। चलें जी, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे थे। ये समझ लें कल का लेक्चर कंप्लीट हुआ अभी। आज हमने सिंपल एनपीवी में दो चीजें करनी है, नोट्स जरा छोड़ दें क्योंकि वो नोट सामने रख के करेंगे तो फिर वो जरा मुश्किल लगेगा। हाँ जी, 15 मिनट का और काम है हमारा बस। तो बाकी फिर प्रैक्टिस है, बैठ के आप करते रहें या घर से कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो आज का जो लेक्चर है सिंपल एनपीवी, आज का जो लेक्चर सिंपल एनपीवी है, आज हमने देखना कि एन्युटी कैश फ्लोज अगर हो तो कौन से कैश फ्लो, तो उनकी एनपीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है। एन्युटी कैश फ्लोज की एनपीवी कैसे, ये भी सिंपल एनपीवी के अंदर ही है। एन्युटी कैश फ्लोज की एनपीवी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यही होता है कि व्हाट इज मेंट बाय एन्युटी कैश फ्लोज। जी पता है आपको एन्युटी कैश फ्लोज का? याद है? बोलना नहीं, बाकी याद है? इक्वल होते हैं जी। एन्युटी कैश फ्लोज क्या होते हैं? कैश फ्लोज जो एनुअली, जरूरी नहीं होगा एनुअली, पीरियोडिक होते हैं, लेकिन वो ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में एनुअल है, क्यूएम में होती तो एनुअल नहीं होते, सारे मंथली भी हो सकते हैं। तो इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज। अच्छा, और जी एन्युटी कैश फ्लोज क्या होते हैं? जी इक्वल कैश फ्लोज। जी भाईजान, एन्युटी कैश फ्लोज क्या होते हैं? हाँ, ये बाद एडिशन है, एक ही टाइम पे। तो इसको हम कहते हैं एन्युटी कैश फ्लोज। चले हम मुकम्मल कर लेते हैं बात, गलत नहीं बताया, सबने ठीक बताया है। एन्युटी कैश फ्लोज में तीन खूबियां होती हैं। क्या होती हैं? सारी वो नोट्स में अवेलेबल है, सुने बस आप तसल्ली से बैठ जाए और सुने, बाकी मिल जाएगा। तो इसके मुताबिक नोट्स में प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, ये टॉपिक है ही पढ़ने वाला फ्लो चार्ट की मदद से, अदरवाइज नहीं तो बंदे को ग्रिप नहीं होती। तो एन्युटी कैश फ्लोज क्या होते हैं? वो कैश फ्लोज जिसमें तीन खूबियां पाई जाए। नंबर वन, सीरीज ऑफ इक्वल कैश। सीरीज का मतलब होता है एक से ज्यादा इक्वल अमाउंट होगी।
सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज होंगे, सीरीज ऑफ रेगुलर इंटरवल पे होंगे, मतलब अगर साल साल बाद है तो बीच में कोई गैप शैप नहीं होगा। सीरीज होगी इक्वल कैश फ्लोज की, रेगुलर इंटरवल होगी, और सारी जिंदगी नहीं सीरीज मिलनी या पे करनी, मिल भी सकती है पे भी करनी पड़ सकती है, सारी जिंदगी के लिए नहीं होती। सारी जिंदगी के लिए हो तो वो परपेचुटी है। एनुअलिटी किसी 2 साल 4 साल 5 साल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है। क्या 3 खूबियां हैं? सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल। एट रेगुलर का मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये नहीं है कि पहले साल में और 5वें में दरमियान में गैप है, नहीं, ये फिर रेगुलर इंटरवल नहीं है। बच्चे ने बात की थी, ठीक थी, नाम कुछ भी हो सकता है। 3 खूबियां हैं, कौन सी बेटा थी आपने? सीरीज बराबर अमाउंट की होगी या डिफरेंट अमाउंट की होगी? हाँ, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी सारी जिंदगी तक वो सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट मिलती या पे नहीं कर, वो लिमिटेड टाइम। जैसे आप मसलन गाड़ी लीज पे लेते हैं और वो कहते हैं जी आपने हर महीने किस्त देनी है और ये फिक्स देनी है मिजान बैंक वाले, बाकी बैंक कहते हैं नहीं किस्त थोड़ी बहुत ऊपर नीचे काइबर की वजह से जाए, ठीक है। तो अगर आपने मिजान बैंक से गाड़ी ली और हर महीने आपको किसी गाड़ी की पड़ी है 35,000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो फिर थ्रू आउट द 5 साल 35,000 पर मंथ आपको देंगे। तो वो जो 35,000 पर मंथ है दैट इज एनुअलिटी, ठीक है। ये नहीं है कि बैंक आपको कहता है बेटा जब तक हमारी जिंदगी है साडा बैंक कायम है, उसी 35 देख लेना है। आपने कहना है भाई मैंने तो आपको, इसका मतलब है आगे आने वाली गाड़ियों की भी किस्तें देनी है, मैं कर ले रही। समझ आ गई है? एनुअलिटी की खूबी होती है कि उसमें टाइम बाइंडिंग होती है। टाइम बाइंडिंग उड़ा दें तो वो फिर बन जाती है परपेचुटी। परपेचुटी में कितनी खूबियां होती हैं? वही 3। सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल बट देयर इज इनडेफिनेट टाइम पीरियड, देयर इज नो टाइम लिमिट। उसमें एंड दिया ही नहीं होता, साल बताए नहीं होते परपेचुटी में। मैं वैसे अभी परपेचुटी नहीं करवा रहा, मैं क्या करवा रहा हूँ? एनुअलिटी। तो एनुअलिटी की 3 खूबियां हैं। सर जी नोट्स ड्राइव पे नहीं है? हाँ जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हार्ड फॉर्म में ही मिलने हैं आपको नोट्स। हार्ड फॉर्म में ले, फोटो कॉपियर का व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया है, ये तो बात पहले दिन हो गई हुई है। नोट्स आपने जाके फिजिकल फॉर्म में आपको घर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप ऑर्डर करें बस, नंबर आपको कोई ना कोई ग्रुप में शेयर कर देगा, दोबारा मैं भी कर दूंगा। आ जाए जी। एनुअलिटी कैश फ्लोस में 3 खूबियां थी। खूबी नंबर 1, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, हाँ जी, एट रेगुलर इंटरवल। ये नहीं है कि बीच में टेवे टेवे कभी मिल गई कभी नहीं, रेगुलर इंटरवल। और तीसरी खूबी फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स या लिमिटेड टाइम पीरियड्स, ठीक है। इसमें से लिमिटेड वाली बात उड़ा दें, अगर अनलिमिटेड कर दें तो वो एनुअलिटी कन्वर्ट हो जाएगी। अब एनुअलिटी 3 तरह की होती है, क्यूएम में आप 2 पढ़ते हैं जो गलत बात है, तीनों पढ़नी चाहिए, सवालों में तीनों करते हैं। कुछ टीचर तीनों पढ़ाते हैं जो कि मैं समझता हूँ अक्लमंदी करते हैं, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है क्यूएम। तो कुछ टीचर तीनों पढ़ाते हैं, वो किताब में पसंद देता है क्या, उधर मैंने देखा है। तो एनुअलिटी 3 तरह के एनुअलिटी कैश फ्लोज हैं। कितनी तरह के? एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुअलिटी। एनुअलिटी यानी एनुअलिटी भी 3 टाइप की है। एक है ऑर्डिनरी एनुअलिटी, इसको नॉर्मल एनुअलिटी भी कहते हैं, और ऑर्डिनरी ड्यू, ओ सॉरी सॉरी, ऑर्डिनरी ड्यू कह रहा हूँ, मिक्स कर दिया मैंने, एनुअलिटी ड्यू। दूसरी एनुअलिटी की टाइप कौन सी होती है? एनुअलिटी ड्यू। एनुअलिटी ड्यू को एडवांस्ड एनुअलिटी भी कहते हैं। और एक होती है डिलेड, ये फेमस नहीं है ज्यादा वहां पे, डिलेड एनुअलिटी या डेफर्ड एनुअलिटी। जी, तो नोट्स फिलहाल आप छोड़ दें, पहले देखते हैं इसको। इनकी पहचान आपको आनी चाहिए। अगर आपको इनकी पहचान नहीं, बस सवाल पढ़ के आपको नहीं पता चल रहा ये कौन सी एनुअलिटी है, तो आप फॉर्मूला गलत लगाएंगे, और फॉर्मूला गलत लगाएंगे
तो टाइम जाया होगा। एनयुटी असल में आपको शॉर्टकट तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाती है, बाकी कुछ नहीं है ये। इट इज अ शॉर्टकट वे टू कंप्यूट पीपी या शॉर्टकट वे टू कंप्यूट एनपी, ठीक है। तो अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़े और आपको शॉर्टकट ही ना आता हो तो फिर काम लॉन्ग कट हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी एनयुटी, एनयुटी ड्यू, और तीसरी कौन सी है, डिलेड एनयुटी। तो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क है, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट में फर्क है। इक्वल अमाउंट कहां से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल अमाउंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, तीनों को कंपैरेटिव लिखूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल एन्युटी। नॉर्मल के केस में हमने कहा था इनफ्लो ईयर 1 से आता है, एंड ऑफ ईयर 1 से। तो याद रखिएगा जो ऑर्डिनरी एन्युटी है ना उसमें इक्वल अमाउंट होगी ना वो ईयर 1 से आएगी। मतलब 5,000 है ना इक्वल अमाउंट, तो 1 2 3 4 इस तरह होगा। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, पहली इक्वल अमाउंट कहां से मिलेगी, और ये एक दफा नहीं होगी, 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है पहली इक्वल अमाउंट कहां से आएगी, 1 से। और एन्युटी ड्यू में पहली इक्वल अमाउंट जो आएगी वो 0 से आएगी, T0 कहते हैं उसको, टाइम 0 से। नहीं समझ आ रही, पहली इक्वल अमाउंट 5,000 की 1 से नहीं शुरू होगी, कहां से, 0 1 2 3 4 में होगी। और डिलेड एन्युटी में ना 0 से होगी ना 1 से होगी, बल्कि 1 के बाद से कभी भी हो सकती है, 2 से 5 से 8 से इक्वल अमाउंट होगी। आफ्टर T1 कभी भी हो सकती है इक्वल अमाउंट, चाहे दूसरे साल से इक्वल अमाउंट शुरू हो जाए। ऐसी एन्युटी जिसमें इक्वल अमाउंट 1 से शुरू नहीं होगी, 0 से नहीं होगी, बल्कि आफ्टर T1 कहीं से भी हो सकती, कहीं से भी हो सकती है। ये नहीं कह रहा 2 से ही होगी, नहीं। आफ्टर T1 का मतलब है 3 से भी इक्वल अमाउंट शुरू हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, 8 से भी। क्या आपको बात समझ आ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट में किसे कह रहा हूँ, और जो है ना मिसाल के तौर पर, वो कहां से शुरू होती है, 1 से। क्या ऑर्डिनरी है, एन्युटी ड्यू में क्या होगा, आपने ये इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट के साथ से ही पहले इक्वल अमाउंट आ गई 2 पे, अमाउंट आ गई 1 पे, तीसरी अमाउंट आ गई 2 पे, और चौथी अमाउंट 3 पे खत्म हो जाए, 4 तक नहीं जाएगी। समझ आ गई, 0 पीछे ले आया ना, पीछे से आ रही है, नहीं समझ आ रही। 4 अमाउंट इक्वल है तो अगर पीछे से शुरू होगी तो वो 3 पे खत्म हो जाएगी। डिलेड एन्युटी में कहां से शुरू होगी, 0 पे इन्वेस्टमेंट है मिसाल के तौर पर, 1 पे नहीं मैं शो कर रहा, मैं जानबूझ के 2 पे नहीं कर रहा, मैं 3 से इक्वल अमाउंट शो कर रहा हूँ। 4 अगर 2-2 हजार के अमाउंट्स लिखनी तो 3 4 1 के बाद जब भी शुरू होगी आफ्टर 1, तो दैट इज योर डिलेड एन्युटी। समझ आ गई है पहचान, ये टाइमलाइन ही बना के दी होगी उसने, तो स्टेटमेंट्स लिखी, उन स्टेटमेंट से पहचानना है आपने। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल अमाउंट कहां से, पहली इक्वल अमाउंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट इक्वल अमाउंट, इक्वल कैश फ्लो। पहला इक्वल कैश फ्लो कहां से शुरू होगा, और याद रखिएगा कि नहीं। बाकी अगर आप क्यूएम की जबान में बोले, क्यूएम की जबान में, तो ऑर्डिनरी में एंड ऑफ ईच ईयर का लफ्ज लिखा होता है, एंड ऑफ ईच पीरियड। मतलब ये हमारे लिए ये पहचान ज्यादा है, वो इंग्लिश कई दफा लिखी होगी कई दफा नहीं लिखी होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्यूएम की जबान में प्योर देखें तो आपके टीचर ने आपको पता क्या रटा लगवाया था, कि जब भी एंड ऑफ ईच पीरियड होगी तो बेटा वो ऑर्डनरी है, स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड होगी तो वो ड्यू है। और ये डिलेड भी एंड ऑफ ईच पीरियड भी होती है, लेकिन ये एंड 1 से शुरू नहीं होता, आफ्टर 1। तो इसका मतलब है इसमें अगर स्टेटमेंट लिखी होगी तो एंड ऑफ ईच पीरियड, क्या लिखा होगा, एंड ऑफ ईच ईयर, इसमें भी एंड ऑफ ईच ईयर होगा।
और उसमें एंड ऑफ ईच ईयर नहीं लिखा होगा इंग्लिश में, बिगिनिंग या स्टार्ट ऑफ। इसीलिए मैंने कहा था 1 में आने वाली अमाउंट जो स्टार्ट ऑफ ईच है, तो वो 1 वाली अमाउंट किस थी, 0 पे, एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड। बताया था आपको, पीछे ले जाते हैं, स्टार्ट ऑफ ईच ईयर आ जाए। तो ये दोनों पहचान बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं बता रहा, पहचान बता रहा हूँ। या इंग्लिश में लिख दिया हो स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ ईच ईयर, या वैसे उसने खुद साल मेंशन कर दिया हो कि पहली अमाउंट यहां से मिली। तो ये पहचान है ऑर्डिनरी एन्युटी की, एन्युटी ड्यू की, और कौन सी एन्युटी की, डिलेड एन्युटी। पहले मिसाल के तौर पर, अगर इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो है वो, अगर 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो मिसाल के तौर पर, हर केस में इन्वेस्टमेंट की, अब मैंने इन तमाम एग्जांपल्स की एनपी निकाली 10%, ऐसे ही समझाने के। ये एग्जांपल है इसकी, ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैंने, इसकी फी निकाली है इसकी, मतलब ये 2,000 की मैं निकालना चाह रहा हूँ 10%। जी भाईजान, आपको नींद आना शुरू हो गया तो सवाल पूछना बनता है। आप रिलैक्स हो कैसे बैठे ना, जैसे सोफे पे लड़ा हुआ है तो वो नींद आई आपको, आप जरा टफ हो गए बैठे ना, टायर्ड इसके हैं, रिलैक्स हो गए हैं। तो वो इसी चल रहा है माशाल्लाह, ठंडा माहौल है ऊपर से, आपको मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो वो आपके लिए लोरी का काम मेरा लेक्चर आपके लिए लोरी का काम कर रहा है। आपको सरूर आ रहा है और आप दुनिया से बाहर पहुंच गए हैं। चलें, आप, मेरा ख्याल है आप एक्टिव हो गए होगे मेरी बातों से। हम्म अच्छा, अगर हमें एन्युटी वगैरह ना लगाना चाहें तो हम इसकी पी कैसे निकालेंगे? हम एक एक करके, अगर आप एक एक की पीवी निकाल रहे हैं ना, तो आपने एन्युटी ब्रेक कर लिया, फिर आप एन्युटी से नहीं कर रहे, एक एक को अलग अलग कर रहे हैं ना, 2,000 को 4 दफा, तो आपने एक्चुअली एन्युटी ब्रेक कर दिया। एन्युटी का मकसद होता है कि एक ही शॉट में पीवी निकला इन चारों फिगर्स की, या अगर 25 फिगर्स है ना, 25, तो 25 फिगर्स की इकट्ठी एक ही शॉट में पीवी। समझ आ रही है? तो एन्युटी में शॉर्टकट है, एक्चुअली एन्युटी इज अ शॉर्टकट वे टू कंप्यूट पीवी। तो अब आपने अगर ये चारों अलग अलग करना है तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। करना ऐसे नहीं करना, मैंने करना ही नहीं ऐसे अलग अलग, हम अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पूरे बंडल की एक ही स्टेप में निकालेंगे, पूरे बंडल की। ये चारों अमाउंट्स खुद ही कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल कैश फ्लो, या इक्वल अमाउंट, इक्वल एनुअल अमाउंट, या एनुअल कैश फ्लो। मैंने वैसे नोट्स में जो लिखा होगा वो है एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर होता है। क्या होता है? वो एन्युटी फैक्टर जो होता है ना, वो असल में उसकी खूबी होती है कि वो इन चारों सालों का 1 बाय 1 जो फैक्टर निकलना था ना 10% पे, वो उन सबको खुद ही इकट्ठा कर लेता है। यानी ये जो एन्युटी फैक्टर होता है ये 1 से 4 तक का होता है। इसमें पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो शामिल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यानी वो जो आप लेते थे ना 1+r रेस पर माइनस n वाला काम 4 दफा, वो चारों को खुद ही कवर कर लेता है ये एनुअटी फैक्टर। और आपको एनुअल कैश फ्लो 4 दफा नहीं लिखना, आपको एनुअल कैश फ्लो एक दफा लिखना है। कितनी दफा लिखना है? 2,000 पर एनम, बस एक दफा। एनुअटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 - 1+r रेस पर माइनस n डिवाइडेड बाय r। ठीक है, 4 दफा लिखेंगे, याद हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। नहीं समझ आई? ये जो इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है, इसका फायदा हमें क्या होगा? अगर 25 रकमें होती ना, ये 25 फिगर्स होती, तो आपको 25 दफा पीवी निकालने से बच जाते आप। एक ही शॉट में आपकी 25 फिगर्स की पीवी कलेक्टिव, सिंगल शॉट, सिंगल फॉर्मूला, और 25 सालों की पीवी इकट्ठी निकल आती। लेकिन वो 25 सालों की पीवी के लिए 25 सालों की रकम सेम।
25 सालों की फिगर क्या होती, फर्क हो ना 25 सालों की फिगर, फिर नहीं, फिर वो 25 अलग-अलग ही करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैंने वैसे ही मैंने एनपीवी नहीं निकाली, मैंने तो अभी सिर्फ पीवी निकाली है। तो ये अगर आप थोड़ा सा मैं करके करूँ ना, तो मैंने पता ये क्या किया है, मैंने 4 साल तक 4 साल तक ये मैंने ऑफ क्या निकाली है, कैश इनफ्लो, ये हेडिंग। अब मैंने इसमें से जो भी आंसर आएगा इसमें से मैंने लेस करनी हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल, वो तो आपको मसला नहीं है, वो तो आप 5,000 सीधा सीधा लेस कर दें। मसला ये है कि ये 2-2 हजार की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है। समझ आ रही है बच्ची और बच्चों दोनों, क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या है एनपीवी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस, तो इनफ्लोज तो ये है ना, ये 2-2 हजार इनफ्लोज है, निकालना टेक्निकल काम है, बाकी वो माइनस करना तो कोई भी आर्ट नहीं है। असल में मैं ये फॉर्मूला सिखा रहा हूँ आपको, ये वाली चीज जो है ना, ये सीखनी है आपने। फिगर्स पुट करें जरा इसमें हम, 2000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10, एन का मतलब नंबर ऑफ इयर्स नहीं होता इसमें एनुअलिटी में, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्वल कैश फ्लोस। कितने हैं जी ये इक्वल कैश फ्लो, 4। एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स कभी भी नहीं लेना, नंबर ऑफ इक्वल कैश फ्लो। ले जी, इसको सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं पता क्या आंसर आता है, 6। ये तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव आ जाएगी एनपी, 1-3। बताओ समझ आ रही है ये बात जी बच्चों। अब ये अगली वाली को मुझे खुद बताएगा, आप हाथ करें और सारा खुद बताएं अगले वाले केस को। कल तो होगा कोई मसला नहीं, मैं बताऊंगा। अगले वाले को फिगर्स नहीं बतानी, बस प्रोसीजर इलेबोरेट कर दो। अगला वाला केस क्या है, 0 पे इन्वेस्टमेंट है और इनफ्लो भी 0 से शुरू हो रहे हैं। तो मैंने ये 2-2 हजार की पीवी कैसे निकालनी है ये बस मुझे बता दो। 5,000 को पहले साइड पे रखते हैं, जरा इन्वेस्टमेंट को साइड पे रखते हैं जी। 2-2 हजार की पीवी, जी भाई जन बताया जरा प्लीज। हाँ बिल्कुल 2,000 पहले पीवी बेसिस पर है ये लायदा इसकी पीवी निकली हुई है, इसकी निकालने की जरूरत। लेकिन ये जो अगली 3 फिगर्स हैं 2-2 हजार रुपए की, इस पूरे बंडल की, अब आपने क्या करना है, इस बंडल की पीवी निकाल के इसके साथ क्या कर देना है, एड अप कर देना है। वो 2,000 की पीवी क्यों नहीं निकाल रहा मैं, वो पहले ही पे है। एक्चुअली अब आप पीवी पता है किसकी निकाल रहे हैं, 1 to 3 की निकाल रहे हैं, 1 to 2 4 नहीं। और एन आपका 4 नहीं होगा क्योंकि अब 3 इक्वल कैश फ्लो है। तो ये भी सारे बच्चे तकरीबन कर लेते हैं। तो कोई आर अगर 10% हो तो आपकी एनपीवी क्या आएगी, तो वो बिल्कुल, हमने अगर 0 से लेकर 3 तक की ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो निकालनी हो, तो पहला इनफ्लो 2,000 का वैसे जमा कर लो। उसके बाद 2,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, ये गलत नहीं होता मोस्टली। तो आप गलत करते हैं ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये सबसे 99% बच्चों का गलत होता है, मतलब कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं डिलेड वाला, ये नहीं गलत होती, ये आपको समझ आती है। चलो भाई चलो, इसका जवाब आ जाएगा। और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फी, वो 5,000 ही थी, 697। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। मैं जरा इधर से इसकी सेपरेशन कर दूं ताकि मिक्सचर ना बने। ये था आपकी ऑर्डिनरी एनुअलिटी का काम, ये किसका था एनुअलिटी,
यू का काम अब नेक्स्ट हम करने लगे हैं आखिरी एनुअलिटी, वो है डिलेड एनुअलिटी। जी वैसे ही किसी ने की हुई है पहले क्यूएम में, प्लीज में भी की हुई है। अच्छा जी, और आप में से किए बच्चों ने? नहीं, ठीक है कोई मसला नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं जी। इसमें हाँ तो गलत नहीं है, मतलब कुछ बच्चे क्या क्या कहते हैं कि ये 2000 ऐड करने की बजाय 2000 बाहर रख के ये जो इस साल का फैक्टर 1 होता है ना, जीरो वाला जो 2000 है उसका फैक्टर 1 ऐड कर दो, वो भी ठीक है, वो भी इक्वली वैलिड है, कोई मसला नहीं। 1 क्यों किया है? क्योंकि जीरो पे जो फैक्टर होता है ना वो 1 होता है 1। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ, ये जरा ध्यान से लिखना छोड़ दें, सब बच्चे जरा लिखना छोड़ दें। और हमने अब कौन सी एनवर्टी करनी है? हाँ हमारी एनवर्टी का नाम है डिलेड या डेफर्ड एनवर्टी। मैं यहाँ चले लिख लेता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए जरा। तो और 10% दूंगा। हाँ जी, कितने इक्वल कैश फ्लोज हैं ये? किस साल से शुरू हो रहे हैं? अब आपने फॉर्मूला जब लगाना है ना वो वाला एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर, जब आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो मसला ये है कि वो फॉर्मूले में अगर मैं 6 लिख दूंगा ना एन्युटी फैक्टर में एन, तो वो 1 और 2 को भी काउंट करेगा। एन्युटी फैक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो ये 1 और 2 को भी काउंट करेगा। अगर मैंने 6 लिख दिया तो मैंने 6 तो लिखना नहीं, 6 का मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, एन का मतलब नंबर ऑफ इक्वल कैश फ्लोज है, जो कि यहाँ पे भी 4 ही है। एन का मतलब नंबर ऑफ इक्वल कैश फ्लो है। अब होगा क्या, आपने ये जो 3 से लेकर 6 तक है इस पे फॉर्मूला लगाना है, इस पे फॉर्मूला लगाना है। तो आप सादा फॉर्मूला जैसे पहले लगाते हैं कि 2000 पर एनम इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.10, वही पुराने वाला। और माइनस क्या करेंगे? 6 के 4 क्यों करेंगे? एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियोडिक इक्वल कैश फ्लो। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ रहा होगा। अब जब आपका ये आंसर आता है ना, अब इसको जरा देखें, ये आपने जो फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट को 1 समझ रहा है टेम्परेली, इसको 2 समझ रहा है, इसको 3 समझ रहा है, इसको 4 समझ रहा है और इसको 0 समझ रहा है। यानी इस बंडल की जब मैंने ये पीवी निकाली है ना, तो ये फॉर्मूला जब मैंने ये 4 लिखा है तो वो इस पूरे बंडल की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ओरिजिनल 0 पे नहीं निकली, इस पूरे बंडल की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ये 2 पे निकल आई है, पिछले साल में निकल आई है। क्यों? क्योंकि वो इसको समझ रहा है, ये जो ईयर 3 वाली 2000 है ना, वो इसको 1 ईयर की फिगर समझ रहा है फॉर्मूला, इसको ईयर 2 की फिगर समझ रहा है, इसको 3 की समझ रहा है, इसको 4 की, और ईयर 2 के नीचे को 0 समझ रहा है। लेकिन असल में ओरिजिनल 0 2 के नीचे नहीं है। मेरी बात समझे? क्या समझा रहा हूँ कि आपने ये जो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला इन कैश फ्लोज की जो टाइमिंग एज्यूम कर रहा है डिलेड में इसको 1 समझ रहा है, इसको 0, इसको और 4, और इस पूरे बंडल की टीवी यहाँ निकल आएगी। ओरिजिनल तक पीछे लेके जाना है, अब दोबारा इसको पीछे लेके जाना है, इसको कहते हैं डबल डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं इसको? डिलेड में डबल डिस्काउंटिंग। अब आपने जब वो एनवर्टी से आंसर निकाल लिया ना, अब वो एनवर्टी नहीं रही, अब वो सिंगल एक फिगर बन गई है। आपने उसको फिर ओरिजिनल है तो आपने इसको पकड़ के जो आंसर आएगा उसको दोबारा डिस्काउंट करना है। दोबारा क्या करना है? और वो दोबारा किस साल में आ चुका होगा? ओरिजिनल ईयर 2 में। तो सेकंड ईयर से लाना है तो आप सिंपल वो डिस्काउंटिंग करेंगे, जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इसको इनटू क्या करेंगे? 1.10 रेस पर -2। इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंट फैक्टर ऑफ जिस साल से रकम स्टार्ट हो रही थी उससे पिछले साल में डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। मैं
आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से कहता हूँ यार ये दफा मारो आंसर लिखने को, आप डायरेक्ट इसके आगे लिख दो मल्टीप्लाई करके 1.10 रेस पर -2। ये पहली डिस्काउंटिंग थी, ये पहली एनुअलिटी के तौर पे होगी, सिंपल डिस्काउंटिंग होगी। तो डबल डिस्काउंटिंग सिर्फ डिलेड में है, डबल डिस्काउंटिंग कहते हैं इसको। पहले वालों में डबल डिस्काउंटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां 1 का मतलब 1 ही है, 1 का मतलब 1 है और 2 का मतलब 2 है। इधर जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वो जो ईयर 3 के नीचे फिगर आ रही है वो 1 समझी आ रही है, ये फॉर्मूला उसको 1 समझ रहा है। जो भी आता है बेटा आंसर 5 5239। चलो 40 कर लो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आइंदा। ये मैंने आपको कल भी बताया है, लखा करोड़ों वाली पार्टियां में तो इतनी छोटी छोटी रकमों को अहमियत नहीं देते हैं। जब आपने क्लाइंट के पास जाना है और आपको 50-50 60-60 करोड़ की फिगर नजर आनी है तो आपने कहना दवा मारो, ये 200-500 रुपए की का फर्क। आपने पहले 4 डिजिट देख के कहना टैली है, टैली है, ट्रायल टैली है। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी फिगर है, आपके लिए वो इमटेरियल हो जाता है ना। दवा मारो इतना फर्क, इतना टाइम कहाँ है किसी पास इतना टाइम वो आखिरी डिजिट तक टैली करे ट्रायल। आपने कहना अप्रोक्सीमेटली सेम है सर जी। ट्रायल टैली है, सही है जी बेटा। वो बस है वक्त में कहाँ सही है वो। मैं सारे मेथड नहीं बताता, और वो बताने से मैं पहले बताता था, बाद में बचे वो खिचड़ी पका के सामने प्रेजेंट करते थे। तो मैं अभी आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे सारे आते हैं फाइनल की वजह से, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता अभी। ठीक है, अदर मेथड जो भी है मारो बोला, हमने यही करना है, ये प्रोफेशनल मेथड है। एनवीटी ड्यू में 2000 T0 पे इकट्ठे कैसे करेंगे? नहीं, वो जब आपने इसकी पीवी निकाल के आंसर निकाल लिया ना 2000 की पीवी, ये इससे वो एनवीटी नहीं रही, वो सिंगल फिगर बन गई है। वो इकट्ठा क्योंकि 2000 एक दफा लिखा ना आपने, 4 दफा नहीं लिखा, इस तरह इकट्ठा हो रहा है। 5240 मेरा ख्याल है -5000। तो क्या आता है? ठीक है, नहीं समझ आ रही? बस इसके बाद आगे परपेचुटी होती है, नहीं करवानी। अभी बताया मैंने क्या फर्क होता है एनविटी परपेचुटी। चलो फर्क देखते हैं। परपेचुटी में ये भी खूबी है, परपेचुटी में ये भी खूबी है, लेकिन परपेचुटी में लिमिटेड की जगह क्या होगा? अनलिमिटेड टाइम पीरियड, यानी उसमें एन नहीं होगा। उसकी भी 3 टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी परपेचुटी, परपेचुटी ड्यू तुसी पढ़ी नहीं होनी, तुसी पढ़ी इको परपेचुटी। 3 परपेचुटी की भी 3 है, ऑर्डिनरी परपेचुटी, परपेचुटी ड्यू, और तीसरी कौन सी है? मैं अब सारा दोबारा नहीं बता रहा, बस मैं आपको कह रहा हूं जहां जहां एनुअलिटी फैक्टर आता था, एनुअलिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला था ना, जहां जहां एनुअलिटी फैक्टर आता था परपेचुटी में ये एन ना होने की वजह से या इन्फिनिटी होने की वजह से, ये इन्फिनिटी की वजह से ये सारा हो जाता है 0। ये सारा फैक्टर क्या हो जाता है? कैलकुलेटर पे पुट करके देख लो, इन्फिनिटी, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करो, ये 0 आ जाएगा। तो जहां जहां आप एनुअलिटी फैक्टर लेते थे ना, वो 1 -1 प्लस उतने उतने उनकी लेना है। परपेचुटी में क्या लेना है? 1 डिवाइडेड बाय आर। आर क्या चीज है? वो आपका वो डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। और ठीक है, यानी यही सवाल होता तो पहले वाले केस में अगर ये होता परपेचुटी पे, तो ये 2000 इंटू 1 बाय आर, अगले वाले में इधर 2000 प्लस 2000 इंटू 1 बाय आर, तीसरे वाले में 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आर इंटू 1.10। ठीक है, जहां जहां एनुअलिटी फैक्टर आता है बेटा, जहां जहां ये एनुअलिटी फैक्टर में आना था वहां वहां इसकी जगह क्या आएगा? इसको बोलते हैं परपेचुटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? 1 बाय आर। जी, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 से रिसीव हो रहे हैं जी, तो एंड ऑफ ईयर 1 ही हो गया ना।
तो वो ऑर्डिनरी बन जाएगी एन, लेकिन इक्वल कैश फ्लो। कैसे? स्टार्ट ऑफ ईयर 2 का है ना, तो हम टाइमलाइन की पहले assumption लगाएंगे, उसकी टाइमिंग पहले डिसाइड करेंगे कैश फ्लो की, फिर उस पर देखेंगे कौन सी एनुअलिटी बनेगी। पहले कैश फ्लो को उसकी अपने रेलेवेंट टाइम पे करना, देन देखना है वो क्या है। खाली स्टार्ट के लफ्ज से नहीं देखना, इसीलिए मैंने पहली पहचान ये बताई है? स्टार्ट ऑफ ईयर 3 होगा तो वो ईयर 2 में आना है, देन वो डिलेड बन जाएगी। बच्चे ये समझ आया मैंने क्या किया है? ये आखिर में मैंने आके थोड़ी सी छुरी चलाई है। वो छुरी क्या चलाई है? और ये ऐसे ही मैं करता हूँ हर दफा, जहां जहां एनुअलिटी फैक्टर आना था वहां वहां मैंने 1/। अब आपका पेज नंबर नोट्स में जरा देखना, सिंपल एनवीवी एनपीवी की जितनी एग्जांपल है वो आपकी असाइनमेंट है घर से, उसमें ये सारी एनुअलिटी परपेचुइटी। जी सवाल पूछे, सवाल अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये कर लें, मैंने करवाना नहीं परपेचुइटी, आपने सवाल करने हैं, पूछने हैं मुझसे। नहीं, वो भी डबल डिस्काउंटिंग। हाँ। नहीं, पहले आप परपेचुइटी से डिस्काउंट करेंगे ऐसे, यानी ये ऐसे होगा 2000 इंटू 1/r इंटू, फिर ऐसे ये होगा, ये पहली डिस्काउंटिंग है, ये दूसरी। हाँ, सिंपल 1/r इस तरह। आप अगर इसको सिंपल कह रहे थे तो हाँ, ओनली डबल डिस्काउंटिंग है उधर भी। परपेचुइटी पहचान भी वही है, पहचान भी वही है। 1 से शुरू हो तो ऑर्डिनरी परपेचुइटी, 0 से शुरू हो तो एडवांस्ड, और आफ्टर 1 शुरू हो परपेचुइटी। हाँ जी, ठीक है जी। क्या समझ नहीं आया शीजा बताएं, जो बात समझ नहीं आई वो पूछें, मैं अवेलेबल हूँ, मैं तो जान ही छड़नी। लेकिन हमने अगली क्लास में परपेचुइटी नहीं करा रहे होंगे आपको, आप अभी पूछें। अगर आपको समझ आ गई है बच्चों, आप कितनी एग्जाम्पल है बताओ मुझे। नहीं, हमने 17.9 तक की ना, 17.10 से शुरू हो रही है, 7-8 हो, 3 है बस इस पूरे टॉपिक के एंड तक, मतलब ये जो, पर हाँ तो परपेचुइटी शामिल करेंगे। 17 पॉइंट समथिंग तक बता दो कहां तक। हाँ जी, ठीक है। कल वीकेंड है ना, अय्याशी लूटे, खेलेंगे। 17.10 से 17.16 तक आपका असाइनमेंट है, और इसमें एनुइटी और परपेचुइटी की ही है, और आपने जरूर हर एग्जांपल में टाइमलाइन बनानी है, जानबूझ के टाइमलाइन भी बनानी है, ऐसी प्रैक्टिस करानी है। अच्छा, जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, आपको क्या नहीं समझ आया पूछो बेटा, बाकी जिसने अब आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, पाबंदी क्या आपका होमवर्क है। जी जी, एनुइटी ड्यू को रिवर्स कैसे करते हैं? तो बेटा ये 2000 जो है, इसकी पीवी निकालेंगे जब ये वाले फॉर्मूले से, इतने फॉर्मूले से 2000 इंटू एनुअलिटी फैक्टर, ये जो आंसर आएगा इसको सिंपल डिस्काउंट करना है ये वाले फॉर्मूले से, 1 + r रेज़ पर -n। ठीक है? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। मिसाल के तौर पर 1,000 है ये, तो आपने इस पूरे बंडल की निकालनी है पहले, इंटू एनुअलिटी फैक्टर, ये आंसर आ जाएगा। फिर इस आंसर को पकड़ के 0 पे लेके जाना है, 1 + r रेज़ पर -n, ये ऐसे होगा। जी बेटा बताएं, क्या आपको समझ आ गया है? तो एनुअलिटी ड्यू का पूछ रहे थे, ये 1 + r रेज़ पर -n से लेके जाना है। जी बच्चे, कोई जवाब नहीं।
ये तो डेफर्ड है, तो डेफर्ड और डिलेड सेम होती है बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ड्यू का क्या पूछना है बताओ। सॉरी सॉरी, ड्यू का क्या पूछना है। ड्यू में ये जो जीरो पे है इसका कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ ऐड ही करना है। इनकी नॉर्मल ऑर्डनरी एनुइटी की तरह इसकी फी निकाल लें बस, ऑर्डनरी एनुइटी की तरह, ये 2-2 हजार की ऑर्डनरी की तरह। ये 1 2 3 फ्री कैश फ्लोज की पीवी निकालें, डायरेक्ट इधर आ जाएगी। इकट्ठे नहीं लिख सकते, नहीं। इकट्ठे कैसे लिखना है, इकट्ठे लिखना है तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं, वो ये तरीका है। 2000 पर एनम इन चारों को, 2000 पर एनम इन टू 1, इसका फैक्टर 1 है प्लस ये है। ये कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं 1 के जरिए, चारों कवर हो जाएंगे। ऐड ना करें तो फिर वो ऐसे ही होगा ना बेटा। जो तरीका आपको बताया है वो मजा नहीं आ रहा, आप अपना कोई नया तरीका या दूसरा करना चाहते हैं जो आपने क्यूएम में करा है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बस, अल्लाह के वाले, ये रखें जी जनाब। नेक्स्ट टाइम ऐसे आप पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत जवान